नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। साथियों, हम एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी विषय उसका आज हम एक चैप्टर पिछले वीडियो में हमने देखा था, विविधता की समझ। अभी उसी चैप्टर का कुछ भाग बचा हुआ है, आइए उसको हम देखते हैं। यहां दिया हुआ है केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है और यह क्या है, एक तरफ कहां से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। एक तरफ क्या है, समुद्र है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दो भौगोलिक दशाओं से ये घिरा हुआ है और इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, जैसे लौंग, जैसे इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण, ध्यान रखिएगा, इन मसालों के कारण यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना रहा है। आगे बात समझ में, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। सबसे पहले कहां के व्यापारी आए? अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस, और ईसा मसीह के धर्मदूत थे संत थॉमस, वो लगभग 2000 साल पहले यहां आए, केरल आए। और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। किसको? संत थॉमस को। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? संत थॉमस को। ये ईसा मसीह के धर्मदूत थे। अरब से कई व्यापारी यहां आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहां आए, यानी इब्न बतूता 700 साल पहले यहां आया और अपने यात्रा वृत्तांत में क्या किया, मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है। किसके जीवन का विवरण? मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहां बड़ी इज्जत थी। ध्यान रखिएगा, आज ऐसा क्या हो गया कि इस समुदाय के बारे में लोग, इस समुदाय को संदेह के नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि ऐसा है, सभी लोग इस कैटेगरी के नहीं है, लेकिन बावजूद एक मनोवृत्ति बन गई है और उसका रीजन है टेररिज्म। आपको पता है या? वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहां पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। यानी वास्को डी गामा जब पानी के जहाज से यहां पहुंचा तो पुर्तगालियों ने क्या किया? पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण, अब देखिए कैसे विविधता आ रहा है केरल में, इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण। इसका मतलब ऐतिहासिक प्रभावों के कारण भी किसी क्षेत्र विशेष में विविधता पनपती है। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। क्या करते हैं? केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। अब देखिए धार्मिक विविधता हो गया, हो गया। चीन के व्यापारी भी केरल आए। अब देखिए चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहां पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? चीना वाला। ये चीना वाला क्या है? चीनी जालों से हूबहू मिलने वाले जाल हैं जिनका इस्तेमाल मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। यानी चीना चट्टी क्या है? एक बर्तन है। उस बर्तन में ही मछली को क्या किया जाता था? फ्राई किया जाता, तला जाता था। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहां हुई होगी। अब देखिए इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहां हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु
चावल की खेती के लिए, किसकी खेती के लिए? चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और वहां के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। आगे बात समझ में? इसका मतलब हम प्रभावित किससे हो रहे हैं? ऐतिहासिक प्रभावों से भी और भौगोलिक प्रभावों से भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐतिहासिक प्रभाव की वजह से हमारे जीवन में धार्मिक विविधता आ रही है और भौगोलिक दशाओं से हमारे वेशभूषा, खान पान में विविधता आ रही है। अब देखिए यहाँ पे केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। ओणम क्या है? ये एक नाव प्रतियोगिता है। ध्यान रखिएगा, केरल में होता है। यहाँ पे दिखाया गया है, जहां केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां है एक दूसरे से बिल्कुल क्या है? अलग है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। यानी केरल में भी विभिन्न धर्मों के अनुयायी आए और रहे, और उधर लद्दाख में भी दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने क्या किया? प्रभावित किया। दोनों ही क्षेत्र को, केरल को भी और लद्दाख को भी चीन से आने वाले व्यापारियों ने क्या किया? उस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता को कहीं कहीं प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का, यानी किसी भी क्षेत्र में हम रह रहे हैं और वहां एक जीवन जी रहे हैं, कल्चरल लाइफ अपना जी रहे हैं, तो उसके इतिहास और भूगोल से हम प्रभावित ही होकर के वैसा जीवन जी रहे हैं। अर्थात उसके भूगोल और इतिहास से क्या है? गहरा रिश्ता है। आइए, विविध संस्कृतियों का प्रभाव, विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। विविध संस्कृतियों का जो प्रभाव है वह केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही क्या है? काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। यानी वर्तमान के इस युग में, वैश्विक इस युग में, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और हमारे इस वर्तमान जीवन का यही आधार है। कभी हमारा मकसद था पढ़ने के लिए, कभी हमारा मकसद था रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, कभी नौकरी के लिए। एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? जाते हैं। हर एक कदम के साथ, देखिए, हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। जहां हम पहुंचते हैं, अर्थात जहां हम जाते हैं, धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का क्या बन जाता है? हिस्सा बन जाता है। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने पड़ोस में अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। आज बात, इसी से सांस्कृतिक सौहार्द पैदा होता है। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। भारत की विविधता, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। देख लीजिए, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ
मिलकर लड़ाई लड़ी थी। अरे बस समझ लो, अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे, अलग अलग परिवेश। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया। यदि आप जानते हैं, अंग्रेज भारत पे आक्रमण इसीलिए कर पाए, जिस वक्त अंग्रेज भारत में एंट्री ले रहे थे उस वक्त सारे क्षेत्रीय राजा आपस में क्या कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। यदि वहीं पे वो एकता दिखाए होते तो निश्चित तौर पे कभी भी अंग्रेज भारत पे आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाते। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपके परिवार में मनमुटाव होता है, घर में भी होता है, तभी जाकर के कोई दूसरा व्यक्ति आपके घर में क्या करता है, एंट्री लेता है और फिर फोड़ देता है आपके घर को। और वो कहता है, ऐसे ही अंग्रेज जब आए भारत में, भारत की वस्तु स्थिति को देखे तो इन लोगों ने देखा कि विविधता का देश है और यहाँ पे जातिगत विविधताएं हैं, धार्मिक विविधताएं हैं और यहाँ पर्याप्त संभावना है कि इनमें फूट डाल दीजिए और सब तितिर बितिर हो जाए, अलग थलग हो जाए, एक दूसरे को देखना पसंद न करते हो, इस तरह का माहौल पैदा कर दिए सब। यानी कि आप जानते होंगे कि फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने डाला और उस नीति के द्वारा भारत पे क्या कर लिया, आधिपत्य स्थापित कर लिया। और ये आज भी लागू है, आज भी प्रासंगिक है, फूट डालो और राज करो। आप देखते हैं घर परिवार में दो भाइयों के बीच में फूट डाल दिया जाता है, फिर बाहरी लोग क्या करते हैं, मजा लेते हैं। वही बात यहाँ पे है कि उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, सभी लोग इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से क्या किया, विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था, अंग्रेजों ने क्या किया था, सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं। इसीलिए देखिए, कभी काल मंदिर पे, गुरुद्वारे पे, मस्जिद पे बम ब्लास्ट किया जाता है जानबूझ करके, हमारी विविधता में जो एकता है उसको भंग करने के लिए, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाए, खराब हो जाए। और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें, ध्यान रखिएगा, काफी विविधताएं हैं। यह पॉइंट ध्यान देने वाली बात है साथियों। भारत के लोगों में क्या है, भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्यों डाल सकते हैं, उनमें काफी विविधताएं हैं। और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न क्यों न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। यानी कि आप देखते होंगे, जब कभी भारत और किसी दूसरे देश के बीच युद्ध होता है तो उस समय देश के अंदर, अपने भारत, मान लीजिए भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा है, तो भारत के अंदर जो विविधता है, चाहे जाति के संदर्भ में है, चाहे धर्म के संदर्भ में है, चाहे भाषा के संदर्भ में है, चाहे लिंग के संदर्भ में है, ये विविधता एकता का स्वरूप ग्रहण कर लेती है और वो एकता युद्ध में लड़ने के लिए ताकत दे देती है। गांधी जी इस बात को समझ गए थे समय से पहले। आजादी की लड़ाई में गांधी जी ने छुआछूत, भेदभाव जैसे सामाजिक कुरीतियों पर, इसीलिए समाज सुधार आंदोलन, उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी क्या है कि आजादी आप चाहते हैं तो सबसे पहले चीज क्या है कि समाज सुधार आंदोलन लाया जाए, धार्मिक सुधार आंदोलन लाया जाए। समाज में बहुत विसंगतियां हैं, इन विसंगतियों को दूर किया जाए। इन विसंगतियों के चलते जब समाज में संकट आएगा तो विविधता का जो तत्व है वो कभी एकता में तब्दील नहीं हो पाएगा। जब विविधता का ये तत्व एकता में तब्दील नहीं हो पाएगा, एकता में चेंज नहीं हो पाएगा, तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, नासूर बन जाएगा। इसीलिए उन्होंने उन सभी गतिविधियों पर प्रहार किया जिससे समाज में एकता प्रभावित हो रही थी, और उसमें एक था छुआछूत भेदभाव, ऊंच नीच की भावना, जाति प्रथा को लेकर के। साथ ही
हिंदू मुस्लिम को लेकर के इन तरह की जितनी भी गतिविधियां थी, इन सभी गतिविधियों पर गांधी जी प्रहार किए थे। उन्होंने कहा कि हम आजादी की लड़ाई तभी जीत सकते हैं जब हम इन सभी ताकतों को पहले हासिल करें, एकता को हासिल करें। और ये कैसे संभव था? धार्मिक सुधारों से, सामाजिक सुधारों से। इसीलिए उन दिनों समाज सुधार आंदोलन और धर्म सुधार आंदोलन बहुत तेजी से क्या हो गया, बलवती हुआ, बहुत तेजी से चल पड़ा। आइए, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। क्या बात है! दिन खून के हमारे गोली खा के सोए, जलियां बाग में हम सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे जलियां बाग हत्याकांड, आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उस जलियांवाला बाग हत्याकांड पर ये लिखा गया है। एनसीईआरटी की यही खूबसूरती है। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है, हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं। वाह! दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे, ये भारतीय जन नाट्य संघ के द्वारा ये लिखा गया है। यह गीत देखा जाए, यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी, जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला पुरुष, देखिए लैंगिक भेदभाव नहीं था, तभी महिला पुरुष दोनों साथ आकर के एक मंच पे आए। हिंदू मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज्यादा लोग क्या हो गए, घायल हो गए। यह गीत जो अभी हमने पढ़ा है, यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। देख लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत, जितने भी गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे, और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। अर्थात
विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की वजह से भारतीय एकता क्या है, गहरी है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए, ध्यान समझिएगा, भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। तो ध्यान रखिएगा, अनेकता में एकता का विचार किसने दिया, नेहरू ने दिया। क्या ध्यान देने वाली बात है। अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। भारत की विविधता को वर्णन करते हुए, अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। देख लीजिएगा, राष्ट्रगान किसकी अभिव्यक्ति है, भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किसे कहते हैं, आप जानते हैं, जनगण मन अधिनायक जय हो। इसमें भारत की एकता को ही अभिव्यक्त किया गया है, व्यक्त किया गया है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी राष्ट्रगान में जो गाया गया है उससे एकता कैसे दिखाई दे रहा है। आइए देखिए, अब आता है अभ्यास यही एनसीईआरटी, इसको अभ्यास आप करते जाइए जितना दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया कि अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। आपके इलाके में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, इनमें से कौन कौन से त्योहार सभी समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं, इनमें से कौन से त्योहार सभी समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं। दूसरा, आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। तीसरा चीज कह रहा है, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। फिर कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। भारत की एकता को पांचवा जो चीज है, कह रहा है कि लद्दाख और केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। क्या ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। प्रश्नों का आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अभ्यास करेंगे एक बार, इससे आपका क्या हो जाएगा, समझ आपका बेहतर हो जाएगा। ये था साथियों आज का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, विविधता की समझ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा प्रयास बेहतर लगेगा। कृपया आपको यदि मेरा प्रयास बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ढेर सारा अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।